2019 में इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल्स में से एक हुआ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी बैंक स्कैम। इस बहुत बड़े फ्रॉड ने कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर की कमजोरियों और बिना किसी चेकिंग के फाइनेंशियल गलत कामों के बुरे नतीजों को दिखा दिया। इस क्राइसिस के बीच में थी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL, एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, और पीएमसी बैंक के साथ उसके गहरे रिश्ते। पीएमसी बैंक स्कैम हमें याद दिलाता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और मजबूत रेगुलेटरी ओवरसाइट कितनी जरूरी है। आगे के सेक्शंस में हम पीएमसी बैंक की शुरुआत, HDIL का उदय, स्कैम की पेचीदगियां, मुख्य लोगों का रोल, रेगुलेटरी चूक, डिपॉजिटर्स पर असर, लीगल कार्यवाही और इससे सीखे गए सबक के बारे में गहराई से जानेंगे। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जो कभी भरोसे का प्रतीक था, 1985 में शुरू हुआ। एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के रूप में स्थापित, पीएमसी बैंक शुरू में महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक और गुजरात के लोगों की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करता था। समय के साथ पीएमसी बैंक इंडिया के बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में से एक बन गया। पर तरक्की की इस चमक दमक के पीछे एक बड़ी कमजोरी छुपी थी। पीएमसी बैंक का बड़े बोरोअर्स, खासकर HDIL पर ज्यादा निर्भर होना। एक ही कंपनी पर इतना भरोसा करना बैंक की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई, जिसने आखिरकार उसे बर्बाद कर दिया। बैंक के कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ने लापरवाह गवर्नेंस और रेगुलेटरी ओवरसाइट्स को बढ़ावा दिया। इस सख्त निगरानी की कमी के बहुत बुरे नतीजे हुए, जैसा कि हम स्कैम के खुलासे में देखेंगे। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL, इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर का एक बड़ा नाम, पीएमसी बैंक की कहानी में मुख्य भूमिका निभाता है। 1960 में शुरू हुआ HDIL पहले मुंबई में सस्ते घर बनाने पर ध्यान देता था। 2000 के दशक के आखिर में रियल एस्टेट मार्केट के ठंडा होने के बाद HDIL का बुरा समय शुरू हो गया। इसी फाइनेंशियल मुश्किल के दौरान HDIL का पीएमसी बैंक के साथ संबंध खराब हो गया। बैंक की कमजोरी को पहचानते हुए HDIL ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके रेगुलेटरी लिमिट से कहीं ज्यादा लोन ले लिए। एक परेशान बोरोअर और एक लापरवाह लेंडर के बीच की इस गलत सांठगांठ ने एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की नींव रखी। पीएमसी बैंक स्कैम एक सोची समझी डकैती की तरह सामने आया, जिसमें धोखा, हेरफेर और मिलीभगत का जाल था। बैंक के कुल लोन का 77% HDIL को दिया गया था, जो RBI के नियमों का खुला उल्लंघन था। HDIL की देनदारियों को छुपाने के लिए पीएमसी बैंक ने 21,000 फर्जी अकाउंट बनाए। इन नकली अकाउंट्स का इस्तेमाल HDIL को पैसे भेजने के लिए किया गया, जिससे ऐसा लगता था कि लोन कई छोटे बोरोअर्स में बंटे हुए हैं। धोखे में और भी इजाफा करते हुए पीएमसी बैंक ने HDIL के लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA मानने के बजाय उन्हें स्टैंडर्ड एसेट्स के रूप में दिखाया। ऑडिटर्स की मिलीभगत से की गई इस अकाउंटिंग की चाल ने बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ की झूठी तस्वीर पेश की। सीनियर मैनेजमेंट, बोर्ड मेंबर्स और इंटरनल ऑडिटर्स या तो फ्रॉड में शामिल थे या आंखें बंद कर रहे थे, जिससे स्कैम सालों तक चलता रहा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नैतिक जिम्मेदारी की इस सामूहिक विफलता ने आखिरकार बैंक को बर्बाद कर दिया। स्कैम मिलीभगत और चुप्पी के माहौल में पनपा। सेक्शन 5, संकट के चेहरे। पीएमसी बैंक के संकट में मुख्य खिलाड़ी। पीएमसी बैंक स्कैम में कई लोग शामिल थे, जिन्होंने फ्रॉड को अंजाम देने और जारी रखने में अहम भूमिका निभाई। संकट के केंद्र में थे जॉय थॉमस, बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर। थॉमस ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेरफेर करने, खराब लोन छुपाने और रेगुलेटर्स को गुमराह करने की बात स्वीकार की। HDIL के प्रमोटर्स, वाधवान परिवार ने भी इस कहानी में उतनी ही खराब भूमिका निभाई। राकेश वाधवान और उनके बेटे सारंग ने पीएमसी बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर लोन की एक पूरी लाइन हासिल कर ली। दोष सिर्फ बड़े अधिकारियों तक ही सीमित नहीं था, इसमें बोर्ड मेंबर्स और इंटरनल ऑडिटर्स भी शामिल थे, जिन्होंने या तो फ्रॉड में सक्रिय रूप से भाग लिया या फिर आंखें बंद कर लीं। बैंक के हितों की रक्षा करने का जिम्मा संभालने वाले ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहे। पीएमसी बैंक स्कैम हमें याद दिलाता है कि फाइनेंशियल क्राइम में अक्सर कई लोग शामिल होते हैं, जिनमें से हर कोई एक खास भूमिका निभाता है। सेक्शन 6, वॉचडॉग की चुप्पी, रेगुलेटरी चूक और RBI की भूमिका। पीएमसी बैंक स्कैम ने इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक्स को नियंत्रित करने वाले रेगुलेटरी ढांचे में बड़ी कमियां उजागर कीं।
पीएमसी बैंक का समय समय पर निरीक्षण करने के बावजूद आरबीआई बड़े पैमाने पर उधार देने में अनियमितताओं और अकाउंटिंग में हेरफेर का पता लगाने में विफल रहा। आलोचकों का तर्क है कि राज्य सरकारों के साथ साझा किए गए कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए आरबीआई के दोहरे रेगुलेशन स्ट्रक्चर ने अस्पष्टता पैदा की और जवाबदेही कमजोर की। इस ओवरलैपिंग क्षेत्राधिकार ने ऐसी खामियां पैदा की जिनका बेईमान लोग फायदा उठा सकते थे। पीएमसी बैंक स्कैम ने आरबीआई के लिए एक चेतावनी का काम किया, जिससे कोऑपरेटिव बैंक्स पर अधिक सख्त निगरानी की जरूरत पर जोर दिया गया। इस संकट ने दोहरे रेगुलेशन स्ट्रक्चर की कमजोरियों और आरबीआई और राज्य नियामकों के बीच बेहतर तालमेल की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। सेक्शन 7 लहरदार प्रभाव, डिपॉजिटर्स और उसके बाहर विनाशकारी प्रभाव। पीएमसी बैंक के गिरने से भारतीय वित्तीय प्रणाली में सदमा पहुंचा, जिससे तबाही का मंजर छा गया। स्कैम के मुख्य शिकार बैंक के डिपॉजिटर्स थे, जिनमें से कई आम नागरिक थे जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इस संस्थान को सौंपी थी। आरबीआई द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाने के साथ डिपॉजिटर्स ने खुद को अपने खातों से बाहर पाया। इस अचानक वित्तीय बाधा ने बहुत कठिनाई पैदा की, खासकर उन लोगों के लिए जो दैनिक खर्चों, मेडिकल इमरजेंसी या बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी बचत पर निर्भर थे। इस संकट ने कोऑपरेटिव बैंक्स में जनता का विश्वास कम कर दिया, जो लंबे समय से छोटी बचत के लिए सुरक्षित जगह माने जाते थे। पीएमसी बैंक स्कैम ने इस धारणा को चकनाचूर कर दिया, जिससे इन संस्थानों में जमा की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हुईं। इस संकट ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा के लिए मजबूत रेगुलेशन, प्रभावी पर्यवेक्षण और नैतिक आचरण के महत्व को रेखांकित किया। सेक्शन 8 कानून का लंबा हाथ, कानूनी कार्यवाही और न्याय की तलाश। पीएमसी बैंक स्कैम के बाद भारतीय कानूनी प्रणाली हरकत में आई और कई स्तरों पर जांच शुरू की। जॉय थॉमस, वाधवांस और कई अन्य बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर वित्तीय अनियमितता, विश्वासघात और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। प्रवर्तन निदेशालय ने स्कैम के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की समानांतर जांच शुरू की। एजेंसी ने एचडीआईएल और उसके प्रमोटर्स से संबंधित करोड़ों की संपत्ति कुर्क की, जिसका उद्देश्य धन की वसूली करना और डिपॉजिटर्स को मुआवजा देना था। जैसे जैसे कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ी, अदालतों ने जवाबदेही सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कानूनी लड़ाई जारी रहने के दौरान सरकार ने डिपॉजिटर्स को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए कदम उठाए। पीएमसी बैंक स्कैम भारतीय न्यायपालिका के लिए एक परीक्षा की तरह था, जिसने वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सेक्शन 9 भविष्य की आपदाओं को रोकना, सीखे गए सबक और लागू किए गए सुधार। पीएमसी बैंक स्कैम ने नियामकों, वित्तीय संस्थानों और डिपॉजिटर्स के लिए बहुमूल्य सबक दिए। स्कैम के मद्देनजर आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए रेगुलेटरी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कई सुधारों की घोषणा की। इन उपायों में कड़े उधार मानदंड, बेहतर पर्यवेक्षण और आपस में जुड़ी उधार प्रथाओं की अधिक जांच शामिल थी। आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं में सुधार, जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ाने और आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। पीएमसी बैंक संकट ने डिपॉजिटर्स के बीच अधिक वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सीखे गए सबक में वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और भविष्य में इसी तरह की आपदाओं को रोकने की क्षमता है।